गया यूपी में? नहीं, क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी के वोट्स, और मैंने पहले भी ये कहा कि जो बीएसपी का जो हमको आंकना होगा कि उसके जो वोट्स थे वो कहाँ गए, और एसपी और कांग्रेस मिल गए। लेकिन थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में हमने जम्मू पर बात में पहले यूपी की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को लेकर विनोद जी का मैं रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश में ये पीडीए चल गया। देखिए रुमाना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये नतीजे यही होते हैं और लगभग ऐसे सेटल कर रहे हैं तो अब इस देश में अच्छा काम ये होगा कि ईवीएम पर बहस खत्म हो जाएगी। मतलब जो ईवीएम को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे, तो कम से कम चुनाव आयोग की थोड़ी गरिमा और ईवीएम की वो बची रहेगी, तो ये भारत के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी। प्रशासनिक मशीनरी। दूसरी बात यह है, या उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए चला है और अखिलेश यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया है उसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। यूपी में एडवांटेज क्यों? मुझे यही लग रहा है कि ये जो कास्ट बेस्ड इक्वेशंस हुए हैं और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 टिकटें अपनी जाति में दी और अपने परिवार में दी, और बाकी जो टिकटें उन्होंने इस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया था कि वो एक बहुत प्लुरलिटी, एक रेनबो टाइप की कास्ट कॉम्बिनेशन बना रहे थे। इसके अलावा मैं एक चीज और जोड़ दूं कि यंगर वोटर्स जो है ना, यंगर वोटर्स का जो हमने पहले भी देखा वहां यूपी जाके, यंगर वोटर्स का रुख मुझे अखिलेश की तरफ या कांग्रेस की तरफ ये और कंसोलिडेट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो 43 से 44 पर पहुंच गया है, और जो बीजेपी एनडीए गठबंधन है वो 36 से 35 पर आ गया है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है, और वो मुझे लगता है पार्टी को लेकर जो नाराजगी थी और खासतौर से कैंडिडेट्स को लेकर जो नाराजगी थी वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से किया और कांग्रेस वाले धोखा दे दिए चुनाव को मोदी जी ज्यादा को। अच्छे से लड़ा। केवल बीजेपी की क्रिटिसाइज से नहीं, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी पर राहुल और अखिलेश की जोड़ी भारी। निश्चित रूप से राहुल और अखिलेश की जोड़ी इसलिए भारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक नजरिए से और सांप्रदायिक नजरिए से जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत दर्ज की। ये बड़ी खबर है। जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। यहाँ पर उपचुनाव में सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन उसके बाद 24 चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जालंधर की सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। संतोष सिंह जो है वो यहाँ से जीतते रहे, उनके निधन के बाद ही यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। 2019 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीती थी, 2024 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीत ली है। तो पहले त्रिपुरा वेस्ट वाली सीट जिसका नतीजा मैंने आपको बताया, विप्लव देव जहां पर जीत चुके हैं, ये नतीजा है। और जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी की बजाय अखिलेश राहुल की जोड़ी भारी। नहीं, मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो जिस बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए दवा माना जा रहा था वो भाजपा के लिए जहर साबित हुआ है। और क्यों? इसलिए कि सारा दलित वोट अपने घर वापसी कर गया और कांग्रेस के साथ चला गया। तो ऐसे में जो 14 और 19 में दलित वोट भाजपा के साथ आया था, वो दलित वोट जब घर वापसी किया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें फिर नीचे चली आई। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो माना यह जा रहा था कि दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। राकेश जी कह रहे हैं कि मायावती वाला वो दलित वोट जो है वो कांग्रेस के साथ चला गया। परसों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी संयोग से मेरी भेंट हो गई, वो पुराने मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा ये सब जो राहुल गांधी ने संविधान का चक्कर चलाया है कोई काम नहीं करेगा, कोई दलित इससे प्रभावित नहीं है। अब सब बात उल्टी साबित हुई। ये पूरा का पूरा श्रेय विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान की किताब उठाई, वो कहा कि आपका आरक्षण मारा जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कोटा जो मोदी ने बनाया था वो दलितों और ओबीसी के मन में था कि ये सवर्णों को पिछले दरवाजे से उन्होंने। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो पीडीए हैं उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। पीडीए नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ उस पे लोकल जो यूनिट था उसमें जो आपरी कला थी वो ज्यादा बीजेपी को भारी पड़ गई। आपसी कला मुझे लगता है कि वो क्योंकि कुछ जो लोकल उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिया गया था उसके खिलाफ लोकल यूनिट्स में काफी कला थी। और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर तो कहा गया कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उस लिहाज से जो कैंडिडेट बदलने चाहिए थे, विनिंग कैंडिडेट्स, उनको बदला ही नहीं, रिपीट कर दिया ज्यादातर अपने। बिल्कुल सही कहा आप कह रही हैं, वो एक बड़ी समस्या रही। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो प्रचार के दौरान विपक्ष को एक जो बड़ा हथियार मिला कि आप 400 पार की बात करते हैं, और खुद ही बीजेपी के सांसदों ने कहा,
चाहे वो कारवार के सांसद हों चाहे फैजाबाद के सांसद हों कि भाई हम लोग संविधान बदलेंगे। इसकी वजह से बहुत सारा जो दलित वोट है और जो पढ़े लिखे दलित युवक हैं उन्होंने एक तरीके से वोट अपना शिफ्ट किया। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ, उसका फायदा हुआ, दलित शिफ्ट हुआ और जो नया नारा अखिलेश यादव का था उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव के प्रचार दौरान भी दिख रहा था। अभी भी मैं आप बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब बीजेपी इसको समझ ही नहीं पाई। देखिए आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण मोदी जी के जो कामों है को बड़ा सेंसिटिव जनता मुद्दा भूल है। गई। उन्होंने देश के 2015 लिए आप बिहार को क्या याद किया है। कीजिए, आरक्षण पर राम जी बयान को आया आया। मोहन भागवत का, बीजेपी को भारी पड़ राम गया। जी भारी पड़ मोदी गया। जी को ये जिताएंगे। मुद्दा नीचे तक ले जाने में अखिलेश यादव सफल रहे, उसका असर हुआ है। और दूसरा जो है दिमाग आरक्षण का मुद्दा चला मतलब जाति का मुद्दा चला ना। बिल्कुल, इसके पीछे एक वैलिड तर्क भी है। भाजपा ने जो आरक्षण का बेसिक प्रिंसिपल था उसके खिलाफ जाके अगड़ों को पहली बार भारत में आरक्षण की व्यवस्था की, तो इसीलिए उन पे ये आरोप आसानी से स्थापित हो जाता है कि कहीं वो आरक्षण को खत्म तो नहीं कर देंगे, बदल तो नहीं। तो ये खतरा और वो तमाम रैलियों में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी के हाथ में आपने संविधान वाली प्रति देखी होगी और ये मुद्दा जो है माना ये जा रहा है महाराष्ट्र में भी जमकर चला। मैं जल्दी से महाराष्ट्र के बारे में आपको बताती हूँ। देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा, 48 लोकसभा सीटों वाला। 2019 में यहाँ पर एनडीए को 41 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए 22 सीटों का नुकसान एनडीए को महाराष्ट्र में हो रहा है। एनडीए 20 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से 28 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में ये क्या हो गया? बीजेपी सेना शिवसेना का जो विभाजन कराया बीजेपी ने वो तो एक बड़ा कारण है भी ही, और संविधान का इशू भी, रिजर्वेशन का इशू भी काम किया। एक इंटरेस्टिंग बात है रोमाना जो हम महाराष्ट्र के सेंस में और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है, वो ये है कि भय की खेती, यानी अपोजिशन ने भय की खेती की, नाराजगी की खेती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है ये डर की राजनीति की वजह से महाराष्ट्र? नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात भी की थी और मैं कह सकती हूँ कि बहुत लोगों में ये अंडर करंट था, खासकर निचले तबके में, और वो अपना मन बना चुके थे और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मन बना चुके थे, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ये क्या हो गया? भारी पड़ गया महाराष्ट्र बीजेपी एनडीए को? देखिए, महाराष्ट्र का तो नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है और ये दोबारा अखिलेश यादव जी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जनता इस बात को कैसे भूल गई? बहुत गलत हुआ हमारे मोदी जी के साथ। बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर से साबित किया कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है और एनसीपी जो है वो शरद पवार के नेतृत्व में चल रही है। भले ही आप इलेक्शन कमीशन पर और तमाम तरीके से जो भी फैसला करें, लेकिन जनता जो है उन्होंने अपना नेता अपने आप बता दिया। और ये मराठा वाला मुद्दा, ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा, कुणबी वाला मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे भी चले। देखिए बड़ा क्लियर था और मैंने बहुत पहले से कहा था कि महाराष्ट्र इनका एक बड़ा हिट एरिया होगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, मैं इस स्टेट को अच्छे से जानता हूँ, बड़ा स्ट्रेटेजिकली उद्धव ने अपने एरिया को बांटा और जहाँ के शरद पवार उनका गढ़ है उन्होंने अपने एरिया को बांटा और दोनों ने कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ सिंपैथी जो थी, जो इनहेरेंट सिंपैथी थी, उसको इनकैश किया। ये है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो अभिज्ञान प्रकाश यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिंपैथी का। ये सहानुभूति वाला वोट महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए जो जिता रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, रुझानों के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट है। सेंसेक्स में 6000 पॉइंट की गिरावट है और सेंसेक्स आप जानते हैं सेंटीमेंट से चलता है और ऐसे में सेंटीमेंट ये बता रहा है कि जिस तरीके की उम्मीद के साथ बीजेपी सरकार की वापसी थी वैसा हो नहीं रहा और इसीलिए बाजार में ये भारी गिरावट 6000 अंकों की। महाराष्ट्र सहानुभूति वोट। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि जय श्री राम पे जय भीम भारी साबित हो रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण का ठीकरा सीधे देवेंद्र फडणवीस के सिर में फूटा और संविधान बदलने का मुद्दा, आपको पता है कि आपका विदर्भ क्षेत्र और मराठवाड़ा का बड़ा पॉकेट दलित वोट है और उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदल देगी और उसका नतीजा हमें सीटों में दिखाएगी। ये जय श्री राम पर जय भीम भारी पड़ गया। राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद के ही चुनाव में तुरंत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। तब भी इसी प्रकार का नारा वहां लगाया गया था कि उड़ गए जय श्री राम। अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ रहा है कि उन्हें कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इस चुनाव के जब तक हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा देख लीजिए, एक बार फिर से 300 के करीब पहुंचता हुआ है एनडीए। 298
पकड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ।